हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बेटा एंड बेटियों। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग रियली गुड हियर, राइट। मैं बच्चों तुम लोग के सामने आज के इस वीडियो में बांग्ला भाषा का इतिहास और इसके साहित्य का इतिहास, ये टॉपिक कवर करने के मूड से बैठ रहा हूँ। ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा है। और इस भाषा का योगदान, बंगालियों का योगदान हमारी आज़ादी में कितना बड़ा रहा है, ये भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा शायद इस लेक्चर में लगेगा, राइट। क्योंकि हम लोग बंगाल नवजागरण बोले तो बंगाल रेनेसां का जिक्र करेंगे, राइट। तो काफी सारी बातें करने का मेरा इरादा है तुम लोग के सामने। लेट मी बिगिन, राइट, लेट मी बिगिन। अच्छा, ये मेरे पास एक डायरी है, मैं इसमें कुछ कुछ हैंड रिटन फैक्ट्स हैं जो मैंने नेट से डबल चेक ट्रिपल चेक करके कई बार क्लासेस में पढ़ा करके, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज फैक्ट्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस, राइट। तो थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है, राइट। एक सोर्स पे नहीं काउंट करना है। बट यस, दिस इज समथिंग विच यू कैन फाइंड कि भाई थोड़ा सा मतलब सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड तो नहीं कहना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड। बट यस, एरर कम होनी चाहिए, भगवान ने चाहा तो, राइट। दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन टेल यू एट दिस पॉइंट। बाकी यू नो, बी अ जज फॉर योर ओन सेल्फ। बात को बढ़ाते हैं, मतलब बात को शुरू करते हैं, राइट। पहले तो देखो, सबसे पहले समझो कि बंगाली बोलने वाले 234 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं, राइट। नेटिव स्पीकर मतलब समझ लीजिए जो इसी रीजन में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो मॉडर्न डे है, इन सब एरिया में रहते हैं। 234 मिलियन पीपल, राइट। 39 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी सेकेंड लैंग्वेज बंगाली है। तो टोटल कुल मिलाकर के ये नंबर बन जाता है करीब करीब 270 मिलियन। और ये सेवेंथ लार्जेस्ट बोली जाने वाली भाषा है। ये एक इंडो यूरोपियन भाषा है। मैंने भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, कितने प्रकार की लिपियां हैं, इस पर दो अलग अलग वीडियो बनाए हैं। और मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको भी देखिए, राइट। उसको देख करके इन वीडियोस को आओगे तो यू नो, इन वीडियोस मतलब जैसे बंगाली हिस्ट्री पर आओगे तो थोड़ा सा एक बड़ी पिक्चर समझ में रहेगी, राइट। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करना, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था बेटे कि हाँ, ये सेवेंथ लार्जेस्ट बोली जाने वाली भाषा हम लोगों को बताई जा रही है। बंगाल में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में बोली जाती है, असम की बराक वैली में ये बोली जाती है, राइट। असम की बराक वैली में ये बोली जाती है, और त्रिपुरा में ये बोली जाती है, ईस्टर्न झारखंड में ये बोली जाती है, अंडमान और निकोबार में ये बोली जाती है, और ऑफ कोर्स बांग्लादेश तो है ही है, राइट। तो इन इन एरियाज में ये बोली जा रही है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें बताया जाता है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही हैं, उसमें पहले नंबर पर है बेटा हिंदी, दूसरे नंबर पर है कश्मीरी, तीसरे नंबर पर है गुजराती और माइतेई भाषा, राइट। और चौथे नंबर पे बंगाली बताई जा रही है। चौथे नंबर पे बंगाली है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन लैंग्वेजेस के ग्रुप में इसको फोर्थ नंबर पे रखा जा रहा है, राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें देखो बताता हूँ कि जो हम लोगों को बताया जा रहा है, जो हम लोगों को समझाया जा रहा है कि देखो यार, मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी भी इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं ये प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद मॉडर्न डे लैंग्वेजेस में बंटती गई हैं, राइट। तो उसी प्रकार हमें बंगाली में भी वही टेम्पलेट देखने को मिलेगा। तो मैं तुम्हें कुछ जल्दी जल्दी बातें बता रहा हूं, सुनते चलना। हमें बताया जा रहा है कि ये जो प्राकृत इस रीजन में बोली जा रही थी, राइट, इस रीजन में जो प्राकृत बोली जा रही थी उसका नाम बताया जा रहा है ईस्टर्न मगधी। ईस्टर्न मगधी, यही बाद में जाकर के जो इवॉल्व हुआ इसका फॉर्म, उसको नाम दिया जा रहा है अर्ध मगधी। अर्ध मगधी नाम से ये एक प्राकृत हम लोग को बताई जा रही है, जो इस बांग्लादेश वाले रीजन में बोली जाती रही थी, बंगाल वाले रीजन बोली जाती रही थी, ठीक है। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे होते होते पांचवी छठी शताब्दी के आसपास कई सारे अपभ्रंश बने, अपभ्रंश,
अपभ्रंश बने, आई एम सो सॉरी, अपभ्रंश बने मुझे कहना चाहिए, राइट। ये पूर्वी अपभ्रंश कहलाता है। इस रीजन में जो बोले जाने वाली भाषाएं थी उनको कहा जा रहा है पूर्वी अपभ्रंश, राइट। इन ये जो बेसिकली these were a set of dialects which were being spoken। ये डायलेक्ट्स थे जो बोले जा रहे थे इस रीजन में। तो ये जितने भी डायलेक्ट्स यहां पे बोले जा रहे हैं इस समय, इन सभी को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक को बोल रहे हैं बिहारी लैंग्वेजेस, राइट, जिसके तुम्हारे सब पार्ट हमें बताए जाते हैं कुछ कुछ इस तरह के। देखो, भोजपुरी, मगही, मैथिली, राइट। फिर एक ग्रुप बताया जा रहा है उड़िया लैंग्वेजेस का, राइट। ये सब तुम्हारी उसी पूर्वी अपभ्रंश वाले डायलेक्ट्स। और एक निकल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं बंगाली असमीज डायलेक्ट्स। बंगाली असमीज डायलेक्ट्स, इनके नाम और क्या क्या है? इनको बोला जा रहा है गौड़ कामरूप लैंग्वेजेस। गौड़ कामरूप, ये अर्ली मेडिवल टाइम है, 600 700 BC 700 CE के आसपास का, राइट। तो इन्हें बोला जा रहा है गौड़ कामरूप लैंग्वेजेस। हमें बताया जा रहा है कि पाल और सेन किंगडम के समय यहां पर ये भाषाएं प्रचलित थी, ये डायलेक्ट्स प्रचलित थे, ठीक है। इनको ग्रुप किया जा रहा है। इसके बाद तुम्हारा जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा जब यहां पे इस्लाम की एंट्री होगी, तब यहां पे भाषा फिर से परिवर्तित होगी। कैसे होगी भाई? इस्लाम जब आएगा तो उसके साथ साथ टर्किश, अरेबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस आएंगे, राइट। इसी समय तुम्हारा समझ लो, हम लोग को बताया जाता है बेटे, शाह जलाल नाम के एक सुहरावर्दी ऑर्डर के सूफी सेंट थे। ही इज क्रेडिटेड विद इन्होंने आकर के लखनऊटी में जो है लंगर शुरू किया, राइट। और इनके ही इनकी ही वजह से धीरे धीरे यहां पर बहुत तेजी से इस्लाम भी फैला, इस्लाम भी फैला यहां पर, राइट। ये शाह जलाल इन्हीं के जलवे रहे हैं ऐसा बताया जाता है, राइट। यहां पर बंगाल सल्तनत ने रूल किया करीब 1350 से लेकर के 1570s तक। इस दौरान बंगाली जो भाषा बोली जा रही थी उसको प्रमोट किया गया। यहां के जो बंगाल सल्तनत थी उन्होंने बंगाली भाषा को काफी प्रमोट किया। इस समय बंगाली ने बहुत सारे शब्द अरबी से और फारसी से इम्बाइब किए। भाषाएं लगातार बदल रही हैं ना बच्चे, राइट। तो इसने कई सारे शब्द लिए, राइट। जब मुगल्स आ गए यहां पर, जब मुगल्स आ गए तो थोड़ा सा, क्योंकि मुगल्स जो है पर्शियन को ज्यादा प्रमोट करते थे, बंगाली को कम करते थे, तो बंगाली का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कम हुई। ये हिस्ट्री हमको मैं बता रहा है बंगाली भाषा की, ध्यान रखना, ये बंगाली भाषा की, राइट। बंगाली भाषा में एक फीचर और देखने को मिलता है जो मैं यहां पे तुम्हें बताना चाहूंगा। इसको बोला जा रहा है डाइग्लॉसिया। डाइग्लॉसिया यानी कि एक ही चीज के को डिनोट करने के 2 शब्द होंगे। एक वो जो रोजमर्रा बोलचाल में बोला जा रहा है, और एक वो जो लिटरेरी होगा, जो लिखित में बोला जाएगा, लिखने के लिए यूज होगा, फॉर्मल ओकेजन्स पे यूज होगा। तो इसको कहते हैं, इस तरह की भाषा को कहते हैं डायग्लॉसिया। कहा जाता है कि इनके 2 रजिस्टर्स हैं, ऐसे करके कुछ बोल दिया जाता है, राइट। मतलब कुछ इस प्रकार होता है। तो बंगाली में अपेरेंटली डायग्लॉसिया हमें देखने को मिलता है इस भाषा में। एक ये बात मैं तुम्हें ध्यान दिलाना चाहूंगा। अच्छा, इसके बाद ऑफ कोर्स जो अंग्रेजों का जमाना है उसमें भी बंगाली भाषा में काफी सारे परिवर्तन होते चले जाएंगे, राइट। ये एक मोटा मोटा हमने तुम्हें बताया बंगाली लैंग्वेज के बारे में। अब समय आ गया कि जरा हम थोड़ा सा इनके लिटरेचर को जानें। अब जरा समय आ गया है कि हम इनके लिटरेचर को जरूर जान लें, ठीक है।
आओ जरा लिटरेचर की बात हम यहां पर अब तुमसे शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो जो मॉडर्न बंगाली वोकैबुलरी है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे संस्कृत से लिए गए शब्द हैं जिन्हें कहा जा रहा है, हम लोगों ने देखो याद करो हिंदी में पढ़ा है तत्सम तद्भव। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से जस का तस ले लिए गए हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव वो वर्ड्स होते हैं जो संस्कृत में थे, फिर प्राकृत में आए, अपभ्रंश में आए और अब मॉडर्न फॉर्म में है। राइट। तो तत्सम भी है बंगाली में, तद्भव भी मिलेगा, अरबी भी मिलेगी, फारसी भी मिलेगी, आसपास जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं उनका भी इंफ्लुएंस मिलेगा। लॉजिकल है, राइट। हर लैंग्वेज से उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है भाई। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटे बंगाली साहित्य साहित्य की। राइट। बड़ी कलरफुल हिस्ट्री है। इसको मोटा मोटा 3 पीरियड में बांटा जा रहा है। मोटा मोटा इसको 3 पीरियड में बांटा जा रहा है। एक को कह रहे हैं प्राचीन काल, एंशियंट काल। ये है 650 से लेके 1200 सीई तक। फिर कह रहे हैं मिडिल पीरियड या मेडिवल एज, इसको मान ले रहे हैं 1200 से 1800। ठीक है, मोटा मोटा बताता चल रहा हूं। और फाइनली आ जाता है मॉडर्न पीरियड, जो कुछ लोग कहते हैं 1800 से है, कुछ लोग कहते हैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी से है। ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 मोटे मोटे इनकी लिटरेचर के हम लोगों को फेजेस बताए जा रहे हैं। इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगा, जो इनके बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं हर फेज के, मैं वो भी तुम्हें बता दूंगा। राइट। बंगाली लिटरेचर अपना यहां से अब टॉपिक है, ये ध्यान में रखो। ओके। तो जैसा मैं कह रहा था बेटे, एंशियंट पीरियड जो है ये 650 से लेके 1200 सीई तक चलता है। राइट। इस दौरान जो है बेसिकली हम लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पे बुद्धिज्म का बड़ा बोलबाला था यार। राइट। बुद्धिज्म का पाल एम्पायर यहाँ पे आ गया था 750 में, और तंत्रयान का यहाँ पे काफी, आई एम सो सॉरी, नॉट तंत्रयान, आई शुड से वज्रयान बुद्धिज्म was very popular here. Vajrayana Buddhism was very popular here. राइट। तो हम लोग को बताया जा रहा है कि जो अर्लीस्ट वर्क है, जो अर्लीस्ट वर्क है बेटा, बंगाली, उड़िया, असमीज या मैथिली भाषा में, इन चारों भाषाओं, देखो बताया ना, बंगाली असमीज एक ही ग्रुप माना जाता है ना, अपभ्रंश का एक ही ग्रुप था। तो इनका जो अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एक्सटेंट लिटरेचर का जो उदाहरण दिया जाता है वो सभी का एक है, वो नाम है चार्य पद। चार्य पद। ये 47 पोयम्स हैं, मिस्टिकल पोयम्स हैं, जो बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने लिखी, मंक्स ने लिखी हैं। 47 पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसे बोलते हैं चार्य पद। 4-4 लाइन की पोएम्स हैं जो इस रीजन में लोग आमतौर पे गाते थे। राइट। ये इनमें से कुछ पोएम्स 8th सेंचुरी की हैं, 9th सेंचुरी की हैं। राइट। और माना जाता है कि ये कलेक्शन समवेयर अराउंड 1000 सीई बनाया गया। ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल बताया जाता है, केवल बंगाली का ही नहीं, असमिया भाषा का, उड़िया भाषा का और मैथिली भाषा का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो एक तो ये 4 पद ध्यान रखेंगे, जब मिनिएचर पेंटिंग की बात होती है ना, तो वो पेंटिंग इलस्ट्रेशंस हमें 4 पद की ही मिलती हैं, जो पाला पेंटिंग्स, पाला मिनिएचर तुम पढ़ोगे। ठीक है। तो ये जरा सा इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ये है चार्य पद हमारे। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद शुरू होता है बेटा तुम्हारा मेडिवल पीरियड। राइट। एक बड़े गजब के किरदार हैं बंगाली लिटरेचर की हिस्ट्री में और बंगाली हिस्ट्री में इन जनरल। उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये विशंभर के नाम से भी जाने जाते थे, विशंभर शर्मा, आई गेस दैट वाज हिज नेम। राइट। और ये इनका टाइम पीरियड है बेटा 1486 से लेके 1534।
ये इतने इंपॉर्टेंट हैं भैया बंगाल की हिस्ट्री में और बंगाली लिटरेचर में कि अधिकतर तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे इनका लिटरेचर का डिस्कशन जब मैं पढ़ रहा हूं तो अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि एक बोला जाता है प्री चैतन्य एरा और एक बोला जाता है पोस्ट चैतन्य एरा। मतलब इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन ले आए ये साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और सांस्कृतिक क्षेत्र में। He impacted a lot of avenues of social life in East India। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने वैष्णविज्म को बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाया इस एरिया में। तो इन्होंने इनको कहीं ना कहीं पर एक वो माना जाता है, समझो ना, कि इनके पहले का काल और इनके बाद का काल, तो एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है बंगाल के इतिहास में। ठीक है, तो कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है। तो चैतन्य जी को जाने रहेंगे, ये भक्ति के बहुत बड़े फिगर हैं। भेदाभेद का फिलॉसफी, जो वेदांत की फिलॉसफी है वो इन्हीं की। इनके बारे में जरूर थोड़ा आपको मौका लगे तो पढ़िए। राइट, इस्कॉन टेम्पल और गौड़ीय समाज, ये शब्द चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स से ही जुड़े हुए हैं। मैं आपको जरूर चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानें। ठीक है, अच्छा, तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये जो है क्या कहते हैं, मेडिवल टाइम्स में अब जरा हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं 1200 से लेकर के 1800 तक का टाइम पीरियड है बंगाली लिटरेचर का। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं बच्चे कि भाई मुस्लिम राइटर्स भी हमको मिल रहे हैं। मुस्लिम राइटर्स हमको मिल रहे हैं, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि बंगाली ट्रांसलेशंस हुए। तुम्हारे अरेबियन नाइट्स के, जिसको अलिफ लैला भी बोलते हैं, राइट, उनके बंगाली ट्रांसलेशंस हुए। शाहनामा का बंगाली ट्रांसलेशन हुआ। तो कई सारे मुस्लिम्स भी थे जो इस अर्ली पीरियड में, मतलब चैतन्य के पहले से ही एक्टिव हो गए थे। कुछ हिंदू राइटर्स भी हैं जिनका नाम बताया जाता है, ये चैतन्य के पहले वाला एरा है, थोड़ा सा ध्यान रखना जरा सा बात को, है ना। तो कुछ हिंदू राइटर्स भी हैं और मुस्लिम राइटर्स हैं। मुस्लिम राइटर्स मैंने तुम्हें बताया कि ट्रांसलेशंस कर रहे थे अरबी से, फारसी से, और वहां से इंस्पिरेशन लेकर के अपने खुद के ओरिजिनल पोएम वोएम भी लिख रहे थे, है ना। जो हिंदू राइटर्स थे उनका जरा जानते हैं कि उनका क्या काम चल रहा था। हम लोगों को एक शख्स का नाम बताया जा रहा है बेटे, इनका नाम शायद हमारे आगे भी किसी क्लास में भगवान ने चाहा तो तुम्हें मिलेगा। हिज नेम इज विद्यापति। ये हम लोगों को बताया जा रहा है कि बेटे ये इनका टाइम पीरियड है 1350 से लेके 1448 तक। और ये मैथिली भाषा, जो बिहारी लैंग्वेजेस में हमने तुम्हें बताया था ना, कि जैसे भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है, तो मैथिली के बहुत बड़े पोएट बताए जा रहे हैं हमको ये विद्यापति। और इनके वर्क ने इन्फ्लुएंस किया है बहुत प्रोफाउंड तौर पे बंगाली लिटरेचर को। इनके वर्क ने बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस किया, इनकी राइटिंग्स ने, इनकी पोएम्स ने, चैतन्य महाप्रभु को भी। राइट, तो ये है विद्यापति। ये मैथिली में लिखते थे, लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया कई सारे बंगाल के राइटर्स को, जिसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम बताया जाता है। एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है बंगाली राइटर्स में इस फेज के, जो चैतन्य से थोड़ा पहले आए। एक है चंडीदास, ये इनका सिग्नेचर हुआ करता था। राइट, ये इनका सिग्नेचर हुआ करता था, पेन नेम इनका होता था। ठीक है, और ये जो है बेटा चंडीदास, इन्होंने करीब 2500 पोएम्स लिख डाले। हमें बताया जाता है कि जयदेव, राइट, जयदेव जो है 12th सेंचुरी के एक बंगाली थे, जिन्होंने संस्कृत में एक कविता लिखी थी, एक गाना लिखा था, गीत लिखा था, जिसे बोलते हैं गीत गोविंद। राइट, उसकी जो फिलॉसफी है उसको जानिए प्लीज। गीत गोविंद फिलॉसफी एक बार पढ़ने की कोशिश करिए कि उन्होंने राधा को कैसे सिंबलाइज किया है, कृष्ण को कैसे सिंबलाइज किया है। यू विल लव इट, आई प्रॉमिस यू दैट। राइट, तो ये गीत गोविंद जो संस्कृत में लिखी थी, उसका बंगाली ट्रांसलेशन चंडीदास जी ने किया। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि चंडीदास एक नहीं 3 या 4 शख्स अलग अलग थे। राइट, बट कुछ का मानना है कि ये एक अकेले शख्स हो सकते हैं।
राइट, और ये इनका पेन नेम रहा होगा, और इनके कई वर्क्स काफी फेमस है, जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे हल्का सा अंदाजा दिया। तो ये चंडीदास का नाम आप ध्यान रखेंगे, और इन्होंने करीब 2500 नहीं, 1000 के आसपास गाने लिखे हैं राधा और कृष्ण पे आधारित, राइट। अच्छा, अच्छा, इस समय कई सारे मंगल काव्य लिखे जा रहे थे बंगाली में। मंगल काव्य, अपेरेंटली बंगाल में शक्ति पूजा, इसका भी बहुत पावरफुल ट्रेंड है। तो ये मंगल काव्य लिखे जा रहे थे प्राइमरीली मनसा देवी और चंडी देवी, इनके इनकी इयोलॉजीज थी, मतलब इनके ऑनर में लिखे जा रहे थे, इनके वर्शिप में लिखे जा रहे थे, इनकी भक्ति को बढ़ावा मिले, इसलिए ये मंगल काव्य भी बंगाली लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हम लोगों को बताया जा रहा है, राइट। इसी समय हम लोगों को बताया जा रहा है कि मलाधार बसु ये भी चैतन्य के पहले के हैं। इन्होंने एक भागवत पुराण जो संस्कृत में है, उसके कुछ पोर्शंस को बंगाली में लेकर के एक पोयम के फॉर्म में श्री कृष्ण विजय के नाम से लिखा, which is also considered a very important milestone in the development of Bengali literature. इसी तरह से देखो, ये अपने महाभारत है, रामायण है, इन्होंने इन भाषाओं को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे हम लोग किसी की भी हिस्ट्री पढ़ने चलेंगे, चाहे तमिल हो चाहे तेलुगु, तो हमको हमेशा बताया जाएगा कि कौन से वो शख्स थे जिन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया इस भाषा में, राइट, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग फैक्टर है हमारे कल्चर का। यू फॉलो मी, राइट। तो जैसे हम लोगों को बताया जा रहा है कि यहां पर बंगाली के केस में कृत्तिबास, मैं माफी चाहूंगा बेटा अगर मुझसे फिर उच्चारण में गलती हो रही होगी, कृत्तिबास ओझा नाम से एक हम लोगों को व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिन्होंने रामायण को बंगाली में ट्रांसलेट किया, राइट। और अब टाइम आ गया चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु आए, हालांकि इन्होंने बंगाली में स्वयं कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो जीवनियां लिखी गई, बायोग्राफीज लिखी गई, वो बंगाली में थी, and that led to a huge amount of enhancement in literacy of common masses. लोगों ने बंगाली पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, क्योंकि सबको वो जीवनी पढ़ने का मन था, राइट। तो इस नजरिए से देखा जाए और तो ये एक महत्वपूर्ण वो रहा स्टेप, ओके, ध्यान रखने वाली बात है, ओके। तो जैसे चैतन्य यहाँ पे दो इनकी जीवनियां हैं जो बंगाली में लिखी गई, जो बहुत पॉपुलर हुई। एक का नाम बताया जाता है चैतन्य भागवत, राइट, ये लिखा वृंदावन दास ने, और दूसरा बताया जा रहा है बेटे चैतन्य चरित अमृत, ये लिखी कृष्णदास कविराज ने। और this as I was telling you, they were very popular, they were supremely popular among the people, right। और इसके बाद बेटे कई इस दौरान चैतन्य के बाद मुस्लिम राइटर्स भी चैतन्य के बाद आए जिन्होंने बंगाली में लिखा। भाई मुस्लिम्स ने भी बहुत पावरफुली बंगाली को एक्सेप्ट किया, राइट। तो कई सारी यहाँ पे मुस्लिम नेम्स भी आते हैं। तो इस एरा के मतलब चैतन्य के आसपास के एरा के जो एक बड़ा नाम हम लोग, चैतन्य के बाद के एरा के जो एक बड़ा नाम हम लोगों को ध्यान रखना है, उनका नाम बताया जा रहा है बेटे सैयद अलाउल, ALAOL। 1607 में पैदा हुए और 1680 में इनका देहांत हुआ। और इन्होंने एक सिंघल देश, मतलब श्रीलंका की सिन्हलीज कहते हैं ना उनको, तो वहां की एक राजकुमारी के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम बताया जाता है पद्मावती। ये वो पद्मावत नहीं है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, दिस इज पद्मावती। और इसको लिखा किसने, ये हमें बताया जा रहा है, ये लिखा गया सैयद अलाओल ने। इनको पंडित कवि की भी उपाधि मिली, इन्हें पंडित कवि की भी उपाधि दी गई थी,
राइट। इसके बाद जो है इसके बाद का जो टाइम है, अब यहां से अब हम लोग का जो नेक्स्ट एरा है वो आ जाता है अपने सामने। ये है मॉडर्न पीरियड। मैंने तुम्हें प्राचीन और मध्यकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो एक नटशेल में बता दिया है। अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं इनके मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में जब हम लोग बात करते हैं तो 1800 से ये टाइम पीरियड शुरू होता है। और ये कहीं ना कहीं, अब ये जो मॉडर्न बंगाली लिटरेचर पीरियड जिसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, इस पीरियड को कहीं ना कहीं बंगाली रेनेसॉ भी कहा जाता है। नव जागरण, नव जागरण, राइट, बंगाली रेनेसॉ। इस समय बंगाल में लिटरेचर में, लिटरेचर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दिग्गज हम लोगों को निकल के आते दिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बंगाल रेनेसॉ से भी अगर लिंक रखेंगे इस फेज का, तो हमें समझने में कुछ आसानी होगी। मैं इनमें से कुछ बड़े बड़े किरदारों का जिक्र जाहिर सी बात है अपने इस बाकी बचे वीडियो में करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो पहला जो यहाँ पे अब शुरुआत हो रही है, ये पहला फेज बताया जा रहा है जो मॉडर्न पीरियड का है ना। मॉडर्न पीरियड में भी इन्होंने करीब 5-6 फेजेस बना दिए। तो इनके जो बड़े बड़े फेज हैं वो कुछ घटनाओं से जुड़े हुए हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दे रहा हूं, अपना खत्म, राइट। तो 1800 से लेके 1800 से 1850 तक ये वो टाइम पीरियड बताया जा रहा है जब बंगाली में जो लोग लिख रहे थे वो अधिकतर थे क्रिश्चियन मिशनरीज, या जो संस्कृत एजुकेटेड बंगाली थे वो लोग लिख रहे थे। वो लोग जनरली इसको एरा ऑफ प्रोज कहा जा रहा है, एरा ऑफ प्रोज कहा जा रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज, प्रिंटिंग भी आ गई थी, तो ऑल दैट हेल्प, और क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसमें काफी ज्यादा बड़ा योगदान निभाया, राइट। जैसे हम लोग को बताया जा रहा है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने सिरामपुर करके एक जगह थी, वहां पे जो क्रिश्चियन मिशन था, उन लोगों ने 1818 में समाचार दर्पण के नाम से एक बंगाली में समाचार पत्रिका शुरू करी। फिर 1818 में ही दिग्दर्शन नाम से एक बंगाली पत्रिका शुरू हुई। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने एक बंगाली वीकली खोला, शुरू किया, जिसका नाम बताया जाता है संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन रॉय is also a very important personality in the field of development of Bengali literature, right? इन्होंने बंगाली और अंग्रेजी की भी भाषा में काफी सारा लिखा, राइट। तो बंगाली में जो इन्होंने लिखा, देखो न्यूज़पेपर भी एक शुरू किया इन्होंने, राइट, वीकली पेपर। तो उससे भी बंगाली को काफी वो मिली होगी, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, एनकरेजमेंट। अच्छा, यहां पर मैं तुम लोगों को एक दो लोगों से और मिलवाना चाहूंगा, ठीक है। एक तो राजा राम मोहन रॉय का तो मैंने जिक्र किया। देखो यार, राजा राम मोहन रॉय पे तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। अधिकतर ये कहा जाता है कि बंगाली रेनेसॉ जो है तुम्हारी, ये राम मोहन से शुरू हुई। राजा राम मोहन रॉय 1772 में पैदा हुए थे, वहां से शुरू हुई और रविंद्रनाथ टैगोर के देहांत से खत्म हो गई। 1941 में शायद हुआ देहांत उनका, राइट। वहां पे उनका कहा था कि रेनेसॉ खत्म हो गई। एक दो पर्सनालिटीज बहुत शाइन थ्रू कर रही हैं, मैं उनके बारे में तुम्हें बताता हूं। पहले जरा यहां पर जरा समझो। एक नाम बताया जा रहा है लालों, LALON। इनको फकीर लालों या फकीर शाह भी कह रहे हैं, फकीर शाह। ये 1772, जब जिस साल राजा राम मोहन रॉय पैदा हुए उसी साल ये भी पैदा हो रहे हैं। 1890 में इनका देहांत हो रहा है, मतलब ही लिव्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ, राइट, वेरी लॉन्ग लाइफ। एंड इन्होंने बेटा धर्म, जात, पंथ, ये सभी जितनी बाउंड्रीज थी इनको रिजेक्ट कर दिया इनकी बंगाली पोएट्री, राइट। ही वॉज अ फिनोमेना इन बंगाल। और बताया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम जैसी बड़ी बड़ी शख्सियत लालों के फैन थे, राइट। तो और ये कहा जाता है कि लालो समवेयर एम्बॉडीड द बेस्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी। हिंदूज, मुस्लिम्स, एवरीवन लव्ड हिम,
राइट, ये लालों शाह बताए जा रहे हैं, तो एक इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और हीरो है भाई, एक और हीरो है यार, इनका भी नाम बताए बिना अगर खत्म करूंगा तो तुम बहुत मारोगे। ये बताए जा रहे हैं बेटे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये 1820 में इनकी पैदाइश और 1891 में इनका देहांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है बंगाली लिटरेचर के डेवलपमेंट में, मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के डेवलपमेंट में। इन्होंने बेटा बॉर्न परिचय, बॉर्न परिचय के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने जो बंगाली अल्फाबेट है उसको रैशनलाइज कर दिया, उसको मॉडर्न सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया, बनावट उसकी सुधारी, और उसको कैसे याद करना है उसकी एक छोटी छोटी ट्रिक्स, निमोनिक्स भी दिए, जो आज तक बंगाली सिखाते समय प्रचलित है। राइट, दिस इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने संस्कृत की भाषा के भी डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राइट, वेरी वंडरफुल पर्सनालिटी। राइट, इन पर भी एक अपना अलग वीडियो बन सकता है यार। राइट, बट यार रिमेंबर रिमेंबर ये बॉर्न परिचय, he simplified and rationalized Bengali alphabet जो आज हमें देखने को मिलती है, वो उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो ये डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, लालों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीज आर लाइक बिग लाइट हाउस ऑफ मोटिवेशन, जिन्होंने हजारों लोगों को इंस्पिरेशन दी होगी यार लिखने के लिए बंगाली। तो इनका भी नाम ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई मॉडर्न पीरियड जो इनका, उसको 5-6 फेज में इन्होंने बांटा हुआ है ना। स्कॉलर्स का काम ही क्या होता है ना, तो मैं वो तुम्हें थोड़ा समझा रहा था। पहला फेज बता दिया इन्होंने 1800 से 1850, ठीक है, जब सोशल रिफॉर्मर और क्रिश्चियन मिशनरीज ये सब लोग लिख रहे थे, न्यूज़पेपर्स बन रहे थे। अगला फेज बताया जा रहा है 1850 टू 1900, इसको बोला जा रहा है बेटे एरा ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी एंड माइकल मधुसूदन दत्त। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से लेके 94 तक इनका जीवन काल। आनंद मठ नाम की किताब लिखी, वंदे मातरम जो अपना नेशनल सॉन्ग है, उसके रचयिता बंकिम चंद्र। राइट, और माइकल मधुसूदन दत्त, ये भी उसी टाइम पीरियड के 1824 से लेके 73 तक इनका लाइफ टाइम बताया जा रहा है। एंड व्हाई इज ही फेमस? माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है। राइट, तो अगर हम लोग इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका जिक्र आएगा। बट माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में ये पॉपुलर है कि इन्होंने बेटे एपिक पोएम्स लिखी बंगाली में और इंग्लिश में भी, और उसमें जो है ब्लैंक वर्स शुरू कर दिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया। ऐसा बताया जाता है कि मतलब बेसिकली ब्लैंक वर्स में ये होगा कि जो मैं लाइंस, पंक्तियां लिख रहा हूं अपनी कविता में, वो राइम करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनका मैटर, मैटर मतलब उनके सिलेबल्स का जो अरेंजमेंट है, हर लाइन में वो सेम रहेगा, हर लाइन में बराबर नंबर के सिलेबल्स होंगे, लेकिन राइम करे ये जरूरी नहीं है। तो इसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। तो माइकल मधुसूदन दत्त ने इस किस्म की कॉन्फिडेंट राइटिंग इंट्रोड्यूस करी बंगाली में। ही इज रिमेंबर्ड फॉर दैट। तो ये जो अब टाइम है 1850 से लेके 90 का, इसको बोला जा रहा है एरा ऑफ बंकिम एंड माइकल मधुसूदन दत्त। इस दौरान और भी बड़े प्यारे प्यारे राइटर आए। एक आए जिनका नाम तुमने सुना होगा यार, रोमेश चंद्र दत्त। ये एक आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे कि, राइट, और इन्होंने बाद में लॉर्ड कर्जन के खिलाफ में कुछ लेटर्स भी लिखे थे जब रिटायर हो गए थे, तो और एक किताब भी लिखी थी कि कैसे ये कॉलोनियल गवर्नमेंट भारत का और भारत की अर्थव्यवस्था का अतिक्रमण कर रही है। उसको उन्होंने बाकायदा इकोनॉमिस्ट की नजरिए से लिख के दिखाया था। और इन्होंने फिक्शन भी लिखी थी, बंगाली फिक्शन लिखी थी इन्होंने इसी दौरान। राइट, इसी समय हमें मॉडर्न बंगाली में पहले मेजर मुस्लिम राइटर भी मिल रहे हैं। इनका नाम बताया जा रहा है मीर मुशर्रफ हुसैन। ये भी फिक्शन में स्पेशलाइज करते थे, ये भी फिक्शन में स्पेशलाइज करते थे। ही इज नोन फॉर राइटिंग अ नॉवेल विच इज बिशाद सिंधु। राइट, बिशाद हो गया बेसिकली सफरिंग,
राइट, दुख, राइट, दुख और विषाद। और सिंधु मतलब हो गया बेसिकली नदी, सफरिंग। सो ओशन ऑफ सफरिंग करके इन्होंने एक बहुत प्यारी सी किताब लिखी है। मैंने पढ़ी तो नहीं, इतना काबिल तो मैं नहीं हूं, बट नाम सुन लिया। देखो, भगवान ने चाहा कभी टकराई तो, यू नेवर नो, राइट। अच्छा, एक और बहुत गजब की महिला मुझे इस टाइम पीरियड की मिली, मैंने सोचा मैं तुम्हें इनके बारे में भी बताऊं। दिस इज रस सुंदरी देवी। पहली ऑटोबायोग्राफी बंगाली में लिखने वाली ये लेडी, राइट। तो इन्होंने वेस्ट से जो तरह तरह के मॉडल्स आ रहे थे, नए नए तरीके, कॉन्सेप्ट, नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफीज, दे यूज्ड इट। रस सुंदरी देवी 1876 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बंगाली में लिखी। इसके बाद आता है अगला फेज, और अगला फेज ये भी एक बहुत बड़ा नाम है यार, इन पर भी अपना एक वीडियो बन सकता है। दिस इज एरा ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। इनकी पूरी फैमिली इतनी खूबसूरत रही है, इनके बारे में पढ़ना, जरूर पढ़ना, ठीक है। टैगोर इज बेसिकली बंगाली वर्जन ऑफ ठाकुर, राइट। और बड़े जबरदस्त इंसान, ठीक है। 1890 से लेके 1930 तक करीब करीब इनका फेज माना जा रहा है, ठीक है। इनका फेज हम लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनका जरा सा थोड़ा सा टाइम पीरियड जान लो। 7 मई 1861 को ये पैदा हुए, 7 में 1861, और 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हुआ, राइट। और काफी छोटी उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और केवल बंगाली नहीं और भी भाषाओं में इन्होंने लिखा, राइट। इनको इंपॉर्टेंट इसलिए मैं यहां पर कहूंगा, देखो इनके ऊपर तो पूरा एक एरा है, राइट। पूरा 40 साल बोला जा रहा है जो उन्होंने डोमिनेट किया बंगाली लिटरेचर का, राइट। इस समय इन्होंने, भाई देखो, इनका इन्फ्लुएंस क्या है, मैं तुम्हें इसी तरह से बता सकता हूं कि 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज रविंद्रनाथ टैगोर, 1913, फॉर गीतांजलि, इनकी जो पोएम्स की बुक थी, राइट। ही अटेन्ड इंटरनेशनल फेम, राइट। और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो आज के समाज में कितना है, ये जानना हो तो ये देखो, अपना जनगण मन इन्होंने लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, अमार शोनार बांग्ला, वो इनका पेंड है, इन्हीं का पेंड है। श्रीलंकन माथा, जो श्रीलंकन नेशनल एंथम है, उसके जो रचयिता हैं, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी इंस्पिरेशन बनाया है, बताते हैं वो, राइट। श्रीलंकन माथा, राइट। और अच्छा, तो एक तो ये बड़े बड़े नाम है इस समय के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और एक बड़ा नाम जो इनके मॉडर्न टाइम का आ रहा है, राइट, ये रविंद्र के बाद के फेज के आ रहे हैं, इनको बोला जा रहा है काजी नजरुल इस्लाम। 1899 की पैदाइश, 1976 में इनका देहांत। इनको नेशनल पोएट बोलते हैं बांग्लादेश के लोग। इनका एक टाइटल है विद्रोही कवि, द रिबेल पोएट, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, काजी नजरुल इस्लाम, राइट। तो ये दो बड़े नाम हो गए तुम्हारे जो मॉडर्न फेज के लिए जरूरी हैं, ठीक है। ये दोनों का नाम ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है बेटे, अब आजादी मिल जाती है हम लोगों को, पार्टीशन हो जाता है हम लोगों को, और पार्टीशन होने के बाद बांग्लादेश, 1971 में बांग्लादेश भी बनता है, राइट। तो ये बातें तो हम लोगों को ध्यान रखनी होंगी। कुछ नाम बड़े बंगाली लिटरेचर के मैं थोड़े से तुम्हारे सामने और बता रहा हूं, उनका भी जरा जिक्र सुन लो। एक बड़ा नाम है, मैंने तो बताया ना कि बंगाली रेनेसां ने केवल लिटरेचर को ही नहीं, साइंस को भी काफी इन्फ्लुएंस किया। तो एक बड़ा नाम जो है वो है जगदीश चंद्र बोस, राइट। ये 1858 से लेके 1937 तक इनका लाइफ टाइम, एंड इनको बोला जाता है कि भाई ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ रेडियो साइंसेस। जो मॉडर्न रेडियो वेव्स पे जो जितना भी उसका उस पे आधारित विज्ञान है, उसके कुछ जो जनक हैं लोग, उनमें से एक नाम बताया जाता है जगदीश चंद्र बोस का। इनको एक उपाधि और दी जाती है जो अपने लिए काम किए। ही इज नोन एज फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन राइटिंग, मतलब बंगाली में साइंस फिक्शन लिखना, राइट। वो जॉनर जो है वो जगदीश चंद्र बोस ने इंट्रोड्यूस किया है।
तो एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम मैं तुम्हें बताऊंगा, ये है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, राइट। इनके बारे में बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं अभी कि जो बोसॉन पार्टिकल है, जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं, जिसे गॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में, राइट। तो बोसॉन जो पार्टिकल है वो इन्हीं के नाम, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बना, उसका नाम रखा गया है इनके ऑनर में। इन्होंने ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के संग मिलकर के इस पार्टिकल के बारे में बातें करी थी, उसके स्टैटिस्टिक्स को समझाने की कोशिश करी थी, राइट। तो बोसॉन पार्टिकल, ये भी वन ऑफ द वेरी फेमस बंगाली जिनका नाम अक्सर लिया जाता है, राइट। एनीवे, आई थिंक आई डाइग्रेस, यहां पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में। लेट मी कम बैक टू द मेन टॉपिक and give you 4-5 big names of Bengali, modern Bengali literature after Rabindra and Qazi Nazrul Islam. उनके बाद के टाइम के कुछ बड़े नाम जो अपने लिए जरूरी हैं, ठीक है, वो मैं तुम्हारे सामने यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, देखते चलना जरा सा, ठीक है। कुछ इसमें जो है रविंद्रनाथ के कॉन्टेम्परेरी भी हो सकते हैं, बुरा ना मानना, ठीक है। तो एक नाम जो मैं आपको बता रहा हूं वो है शरत चंद्र चैटर्जी, ठीक। 1876 से लेके 1938 तक इन्होंने किताबें लिखी हैं, कौन सी जानते हो? देवदास, परिणीता, और भी कई सारी लिखी हैं, लेकिन ये दोनों काफी पॉपुलर है, तो ये दोनों तो अपने जहन में बैठा लेना। और फिर अगला नाम जो है, दिस इज विभूति भूषण बंदोपाध्याय, राइट। ये है तुम्हारे 1894 से लेके 1950 तक का टाइम पीरियड। मैं टाइम देखो तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि रटो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस समय ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। टाइम हमसे नहीं पूछने वाला, बस स्टोरी में ध्यान रखना कि ये कब आ रहे हैं, हल्का हल्का, राइट। तो दिस इज विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ही इज नोन फॉर राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इस पर भी पिक्चर बनी है। दिस इज पाथेर पांचाली, पाथेर पंचाली, सत्यजीत रे, अनदर वेरी फेमस बंगाली, राइट, जिनको 1992 में भारत रत्न मिला। उन्होंने अपनी किताब, अपनी अपनी मूवीज बनाई है। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस सेट ऑफ वर्क्स इज कॉल्ड एज अपू ट्रिलॉजी, जिसमें पहली जो पिक्चर है उसका नाम है पाथेर पांचाली। ब्यूटीफुल मूवी, राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, लकीली आई हैव सीन इट, राइट। तो ये है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, the writer of Pather Panchali, internationally acclaimed story made famous by the work of another Bengali, Satyajit Ray, right? Very, very wonderful history of Bengali literature. Next, another big shot and a very famous one, right? This is Shardendu Bandyopadhyay. ये तुम्हारे 1899 से लेके 1960s में काफी एक्टिव हुए, 70s में इनका डेथ हो गया। और इन्होंने जानते हो क्या बनाया था? वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, ब्योमकेश बख्शी, राइट, द डिटेक्टिव। ही इज, मतलब जो हु इज नोन फॉर हिज लॉजिकल डिडक्शन एंड अपनी स्मार्ट डिडक्शन स्किल, लॉजिकल स्किल्स के लिए फेमस है। जैसे सर आर्थर कैनन डॉयल ने बनाया था शर्लॉक होम्स, राइट, उसी तर्ज पे बंगाली में बनाया है इन्होंने, जो है क्या कहते हैं, शारदेंदु बंदोपाध्याय ने ब्योमकेश बख्शी। डीडी पर इस पे न्यूज, इस पे सीरियल भी आता था काफी पहले, राइट, काफी पहले। अच्छा, एक महिला भी है, उनका भी नाम अगर मैंने नहीं लिया और डिस्कस नहीं किया तो तुम्हें लगेगा क्या ये केवल लड़के ही लिखते हैं? नहीं, लड़कियां भी लिखती हैं, और जब लिखती हैं तो वो दुनिया हिला देती हैं, जैसे कि अमूमन होता है, राइट। सो दिस इज वन फीमेल विच आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर। दिस इज महाश्वेता देवी, अ बिग शॉट इन बंगाली लिटरेचर। 1926 की पैदाइश, 2016 में इनका देहांत हुआ, निधन हुआ। और महाश्वेता देवी, शी वाज आल्सो अ ह्यूज एक्टिविस्ट, राइट। और इन्होंने जो है जो किताबें लिखी हैं बहुत फेमस फेमस, मैं इनके कुछ वर्क्स तुम्हें बता रहा हूं। एक है 1084 की मां, a very touching story. Again, I would recommend कि आप इसकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ें अगर हो पाए, मूवी भी है, अगर देख पाए तो जरूर देखिए। Another very beautiful story which she has written, Mahashweta Devi, is Rudali, right? रुदाली, रुदाली भी बहुत खूबसूरत एक स्टोरी है जो इन्होंने कही है। और एक स्टोरी इन्होंने और लिखी है, उसका नाम है अरण्यर अधिकार,
अरण्य अधिकार, अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट इन संस्कृत, तो फॉरेस्ट राइट्स, ये इन्होंने किताब लिखी है, ये आधारित है बिरसा मुंडा के जीवन पर। बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी लीडर थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, राइट, मुंडा रिबेलियन में। तो उस पर आधारित इन्होंने ये बहुत प्यारी किताब लिखी है। एंड शी फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, ऐसा भी इनकी जीवनी से हमें पता चलता है। महाश्वेता देवी, इनको भी ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात मैं तुमको लास्ट में और बताऊंगा, और फिर मैं अपनी बात यहाँ पर आई थिंक आज के लिए खत्म कर पाऊंगा। वो ये है बेटा कि देखो, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब पार्टीशन हो गया तो वेस्ट पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान ने कोशिश करी कि उर्दू इंपोज करी जाए ईस्ट पाकिस्तान में, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद बंगाली नेशनलिज्म, बंगाली आइडेंटिटी, बिकॉज क्योंकि वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो थी ना, बंगाली आइडेंटिटी, इट समवेयर सुपरसीडेड द रिलीजियस आइडेंटिटी, इज़न्ट इट? तो हमको बताया जा रहा है कि तुम्हारा आजादी मतलब पार्टीशन के तुरंत बाद से 1948, 21 फरवरी 1948 से लेके 1956 तक बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में एक मूवमेंट चला उर्दू के खिलाफ। उस मूवमेंट का एम था कि हम बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिलवाएं। दिस इज नोन एज बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। 21 फरवरी को यह शुरू हुआ, जब 5 लोगों ने पुलिस फायरिंग में और इस तरह के हैरेसमेंट में 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोग शहीद हो गए। दे आर नोन एज द फर्स्ट मार्टियर्स ऑफ द लैंग्वेज मूवमेंट। और यह मूवमेंट सफल हुआ। 1956 में वेस्ट पाकिस्तान को मानना पड़ा कि बंगाली भी एक नेशनल लैंग्वेज है। और तुमको जानते हो 1971 में बाद में बंगाली नेशनलिज्म का ही नतीजा रहा कि बांग्लादेश बना, राइट। और 1999 में 1999 में यूनेस्को ने यह निर्णय लिया कि 21 फरवरी 21st February will be declared as International Mother Language Day, मातृभाषा दिवस अंतरराष्ट्रीय 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट बांग्लादेश में लॉन्च हुआ था, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, एक सफल मूवमेंट कि बंगाली को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, केवल उर्दू को नहीं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 21 फरवरी का इतिहास। इतनी सारी बातें मैं तुमको बताना चाहता था और मुझे लगता है कि शायद मैं बता ले गया, जो था वो छूटा नहीं है। गॉड ब्लेस यू, और जल्दी ही फिर मिलेंगे। सी यू मैन, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।